स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और पिछले लेक्चर में हमने संविधान की प्रस्तावना तक कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संघ एवं इसका जो राज्य क्षेत्र है उसकी अपन बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक रहेगी संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। यानी मित्रों, संविधान का भाग जो 1 है उसमें संघ और उसका क्षेत्र जो है उसकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 में हमें संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा के बारे में देखने को मिलता है। फिर कह रहा है फ्रेंड, राज्यों का संघ, यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी मित्रों, भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं है, यानी राज्यों ने मिलकर के भारत का निर्माण नहीं किया है, बल्कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट भी करती है कि एक तो देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। यानी मित्रों, यह जो भारत राज्यों का संघ है वो हमें दो बातें बताती है, एक तो देश का नाम बताती है और दूसरा हमें देश में जो प्रशासन की जो प्रक्रिया है वो दूसरी ये कह रहा है कि संविधान सभा में देश के नाम को लेकर के किसी तरह का कोई मत नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने कहा कि इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार कर लिया। यानी मित्रों, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा ने जो है भारत देश का क्या नाम रखा जाना चाहिए तो इस पर कोई मत व्यक्त नहीं था। तो कुछ ने तो क्या कहा कि भारत ही इसका नाम रहने दिया जाए और कुछ ने कहा कि भारत की जगह इंडिया को रखा जाए, यानी भारत देश का नाम एक ही होना चाहिए। लेकिन फिर संविधान सभा ने जो है दोनों नामों को ही भारत के लिए स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरे देश को संघ बताया गया, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। यानी बी.आर. अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि राज्यों का संघ शब्द का हमने यूज क्यों किया, तो उसके वो दो कारण बता रहे हैं कि एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार भी नहीं है। यानी मित्रों, मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कि राज्य जो है वो संघ को समाप्त नहीं कर सकते, या राज्यों ने मिलकर के किसी समझौते को निर्माण करके भारतीय संघ का निर्माण नहीं किया है। और दूसरा कह रहे हैं कि राज्य जो है वो संघ से अलग भी नहीं हो सकते, यह संघ है और यह विभक्त नहीं हो सकता। यानी मित्रों, भारत जो है एक संघ है और यह जो है बंट भी नहीं सकता। पूरा देश एक है और विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी अनुच्छेद 1 में भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, राज्यों के क्षेत्र, यानी राज्य जो हैं उनके क्षेत्र की बात की जाती है। दूसरा, संघ का क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र की बात की जाती है। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र होंगे जो किसी भी समय भारत सरकार उन क्षेत्रों को अधिग्रहण करे। यानी अगर भारत सरकार किसी भी अन्य देश के या किसी भी दूसरा देश का कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसको भारत सरकार अधिग्रहित करें तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य और संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया है। यानी कि मित्रों, राज्य और संघ शासित राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके नाम और उनका जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ तक सीमित है, इस सब की जानकारी हमें पहली अनुसूची में देखने को मिलती है। फिर कह रहा है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। यानी वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। यह कह रहा है कि राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यानी मित्रों, अब जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर भी भारत का संविधान लागू होता है। यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। यानी मित्रों, ये जो राज्य हैं इनके लिए कुछ विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। यानी जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि 6वीं अनुसूची जो है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो है प्रशासन करने के लिए जो प्रक्रिया होगी उससे संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य है बल्कि संघ शासित क्षेत्र और वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में अधिकृत किया जाए वे क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। यानी मित्रों, जो भारत के क्षेत्र ये जो शब्द है और दूसरा शब्द भारत का जो संघ है, इन दोनों के अर्थ की बात की जा रही है कि भारत के क्षेत्र जो शब्द है उसका जो है व्यापक अर्थ है, क्योंकि इसके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र तो शामिल हैं ही, साथ ही अगर केंद्र सरकार आने वाले समय में यानी भविष्य में अगर किसी क्षेत्र को अधिकृत करना चाहिए तो वो भी भारत के क्षेत्र में शामिल है, जबकि भारत का जो संघ है उसमें भारत के राज्य के जो क्षेत्र हैं सिर्फ वही इसके अंदर शामिल है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और केंद्र के द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो है केंद्र सरकार जो है डायरेक्टली शासन करती है। नेक्स्ट कह रहा है एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। यानी मित्रों, भारत अगर चाहे तो विदेशी क्षेत्र को भी अपने अधिकार के अंतर्गत ले सकता है, जैसे संधि के माध्यम से या खरीद के माध्यम से या उपहार या जीत करके या हरा करके भी भारत किसी दूसरे देश के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले सकता है। नेक्स्ट कह रहा है उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी और सिक्किम। यानी मित्रों, जब भारत में संविधान लागू हो गया तो लागू होने के बाद भारत ने दादरा नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी ये जो क्षेत्र हैं इनको भारत ने जो है अधिग्रहित किया था। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 2 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि संसद अगर चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है वह भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना भी कर सकती है। और नए राज्य कौन से? भारत के राज्य इसमें शामिल नहीं है, बल्कि वे राज्य इसमें शामिल होंगे जो किसी अन्य देश से हैं और उन राज्यों को भारत अपने संघ में शामिल करना चाहे। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे और नए राज्य को गठन करने की शक्ति। यानी मित्रों, संसद को 2 अधिकार है अनुच्छेद 2 के तहत। एक तो वह नए राज्य को भारत के संघ में शामिल भी कर सकती है और दूसरी जो है वो नए राज्यों को गठन भी कर सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारत के संघ के हिस्से नहीं हैं उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। मित्रों, पहले मैंने आपसे चर्चा की कि अनुच्छेद 2 उससे संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 2 उससे संबंधित है जो क्षेत्र भारत में शामिल नहीं है। यानी कोई विदेशी क्षेत्र है, अगर उसको भारत में शामिल किया जाना, भारत में शामिल करना है तो वो जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। और अगर अनुच्छेद 3 की अगर अपन बात करें तो भारत के संघ में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। यानी अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमांकन की व्यवस्था है। यानी भारत के जो राज्य हैं उनकी अगर हमें उनके नाम का हमें परिवर्तन करना है या उनकी सीमा क्षेत्र में हमें घटाना है या बढ़ाना है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या 2 से राज्यों को मिला करके या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि संसद जो है वो किसी राज्य में उसका क्षेत्र को अलग करके किसी 2 या 2 से राज्यों को मिला करके भी एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और अगर संसद चाहे तो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य का जो क्षेत्र है उसको कम कर सकती है, उसका नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। तो मित्रों, ये कह रहा है कि हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख भी है। यानी संसद अगर अनुच्छेद 3 के तहत उपरोक्त जो भी कार्य अगर संसद को करना है तो उस संबंध में कुछ शर्तें भी जो है संविधान ने निर्धारित कर रखी है। तो इसी संदर्भ में बात की जा रही है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित, यानी संसद को अगर ये जो मैंने अभी आपको बताए काम, तो अगर इन कामों को संसद को करना है तो संसद को जो है ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कौन सी? कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। यानी संसद को अगर
किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना है या बढ़ाना है तो ये काम करने से पहले संसद को एक अध्यादेश लाना होगा, जिसको कि राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेना होगा, और मंजूरी लेने के बाद संसद उस अध्यादेश को जो है संसद के पटल पर रखेगी, और संसद के पटल पर रखने के बाद जो है राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास मत जानने के लिए भेजेगा। यह मत निश्चित समय में भीतर दिया भी जाना चाहिए, और संसद के पटल के पर अध्यादेश को रखने के बाद जो है राष्ट्रपति जो है उस अध्यादेश को जिस भी राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है उस राज्य के समक्ष जो है उस राज्य के जो विधानमंडल है उसके पास उस अध्यादेश को राष्ट्रपति भेजेगा उसका मत जानने के लिए, और उस विधानमंडल को जो है निश्चित समय सीमा में जो है अपना मत भी देना होगा। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकते हैं भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। यानी मित्रों, अगर उस राज्य विधानमंडल ने अपना मत दे दिया कि मुझे राज्य का नाम परिवर्तन नहीं करना है या फिर अपने क्षेत्र का जो एरिया है उसको बढ़ाना है या घटाना है, अगर उसके संबंध में किसी भी प्रकार का उन्होंने मत दे दिया तो राष्ट्रपति उसके मत को मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति उसका जो मत है उसको मान भी सकता है या नहीं भी, और संसद भले ही उसका मत जो है समय पर आ गया हो। नेक्स्ट कह रहा है संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे ऐसा निर्णय स्वयं उठा सकती है। यानी केंद्र शासित प्रदेश की अगर अपन बात करें और उसके क्षेत्र को अगर संसद को बढ़ाना है तो वो स्वतंत्र रूप से कभी भी निर्णय ले सकती है। यानी उसको जो है संसद को जो है संसद को केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानमंडल है या केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ के जो प्रशासन है उससे किसी भी प्रकार की जो है सलाह या किसी भी प्रकार के मत को जानने के लिए उसको जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट करा इस तरह यह स्पष्ट है संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसके परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। नेक्स्ट करा संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी है। यानी संविधान ने ये नहीं कहा कि किसी भी राज्य का क्षेत्र इतना होगा और इतना ही हमेशा रहेगा, यानी उसके क्षेत्र को संविधान ने बढ़ाना या घटाना इस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई है। और ये कह रहा है कि संविधान ने जो है एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी भारत में जो है राज्यों को विभाजन किया जा सकता है, यानी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भारत में संघ को विभाजित नहीं किया जा सकता। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। यानी मित्रों, केंद्रीय सरकार जो है राज्य को समाप्त कर सकती है या राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, लेकिन राज्य सरकारें संघ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और संघ को समाप्त भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में अगर अमेरिका में अपन बात करें तो अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती, और अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा है। यानी मित्रों, अगर अमेरिका में किसी राज्य को अगर सरकार को, केंद्र की सरकार है अमेरिका में और उसको राज्य के क्षेत्र का नाम बदलना हो या उसके क्षेत्र को परिवर्तन करना हो यानी घटाना बढ़ाना हो, तो वह उस राज्य सरकार की अनुमति के बिना ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठा सकती। और अमेरिका में जो है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ जो है अमेरिका को कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। यानी मित्रों, ये जो अनुच्छेद 2 से संबंधित संसद अगर कोई भी काम करेगी या अनुच्छेद 3 से संबंधित अगर संसद को कोई काम करना है तो ये जो संसद काम करेगी वो जो है साधारण बहुमत के माध्यम से संसद करेगी। यानी अनुच्छेद 368 के तहत इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी ये संविधान के संशोधन नहीं है, ये तो साधारण संशोधन होंगे जो सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संसद जो है करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। यानी मित्रों, क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह एक भारत का कोई क्षेत्र है और उसको किसी अन्य देश को बेच दे या किसी अन्य दूसरे देश को बाहर में दे दे। तो यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा को समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य आर्टिकल 368 में संशोधन करके ही संसद कर सकती है। यानी मित्रों, जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका यह निर्णय दिया कि संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा को समाप्त करके किसी दूसरे देश को, किसी राज्य को नहीं दे सकती। और अगर संसद को यह काम करना है, यानी संसद को अगर किसी दूसरे देश को, राज्य को देना है, तो संसद जो है संविधान में पहले संशोधन करेगी और संविधान में संशोधन करने के बाद ही संसद ऐसा काम कर सकती है। दूसरी तरफ कह रहा है कि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। यानी मित्रों, 1969 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत और किसी दूसरे देश के बीच अगर सीमा निर्धारण का विवाद है, यानी अगर भारत और पाकिस्तान या भारत और किसी अन्य देश के बीच, यानी भारत या चाइना के बीच अगर सीमा का निर्धारण का विवाद है और उसको अगर संसद को सुलझाना है तो जो है संसद को संवैधानिक संशोधन करना नहीं पड़ेगा। यह काम जो है कार्यपालिका यानी जो केंद्र की सरकार है वो आराम से कर सकती है और इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया था और यह क्यों लाया गया, तो ये बता रहा है कि भारत के द्वारा कुछ भूभाग को तो अधिग्रहण करने के लिए यह लाया गया और कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया। यानी मित्रों, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया और इसके माध्यम से जो है भारत ने क्या किया, कुछ भाग तो जो है भारत ने बांग्लादेश को दिए और कुछ भाग जो है बांग्लादेश ने भारत को दिए। यानी एक तरह से लेन देन हुआ है। कह रहा है कि उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया और जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को दिया। यानी भारत ने तो 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए, लेकिन बांग्लादेश ने भारत को 51 अंतर क्षेत्र दिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव, यानी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, तो उसी के संदर्भ में चर्चा की जा रही है कि देशी रियासतों का एकीकरण। यानी आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियाँ थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरी देशी रियासतें। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में दो श्रेणियाँ थी, एक तो था ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन जो क्षेत्र थे, और दूसरी देशी रियासतें जिनका कि राजा महाराजा शासन किया करते थे। फिर कह रहा है कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो उसके माध्यम से दो भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ और देशी रियासतों को 3 विकल्प भी दिए। यानी देशी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए कि या तो वे भारत में शामिल हो सकती है, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या फिर वे स्वतंत्र भी रह सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि 552 देशी रियासतों में से भारत की भौगोलिक सीमा में, ये कह रहा है कि उस समय भारत में 552 देशी रियासतें थी भारत की भौगोलिक सीमा में, और उनमें से 549 ने तो भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। यानी मित्रों, 552 में से 549 रियासतें तो भारत में मिल गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। और फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद इन्होंने भी भारत में मिला लिया गया, यानी कुछ समय बाद ये रियासतें भी भारत में मिल गई। कह रहा है कि हैदराबाद को तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जूनागढ़ को जनमत के माध्यम से और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। यानी हैदराबाद में जो पुलिस कार्रवाई की गई और पुलिस कार्रवाई के बाद जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह में जो है लोगों ने जब वोटिंग की तो उसमें भारत में उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। और कश्मीर में तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने जो है भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 1947 की बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रेंड्स, धरा आयोग और जेवीपी समिति, यानी अब बात हो रही है राज्यों के गठन के लिए, यानी राज्यों का गठन कैसे हुआ और कौन कौन सी समितियां और कौन कौन से कमीशन राज्यों के गठन के लिए बनाए गए। तो उसी संदर्भ में बात की जा रही है कि देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। यानी कि फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, यानी पूरे दक्षिण भारत से यह मांग उठने लगी कि
जो है राज्यों का निर्माण हो, और वो भी किसके आधार पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, यानी जिस राज्य की वो भाषा उसी के आधार पर उस राज्य का निर्माण हो। तो इसी संदर्भ में नेक्स्ट कह रहा है कि जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग, भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में सौंपी और आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन यानी भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यानी मित्रों ये कह रहा है कि 1948 में फिर भारत सरकार ने जो है धर आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया, और आयोग ने जो है यह मना किया कि जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी आयोग ने ये साफ मना कर दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इससे फिर असंतोष फैल गया और कांग्रेस के द्वारा 1948 में फिर एक समिति का गठन किया गया, और उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। यानी मित्रों जब धर आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और उन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, तो फिर दक्षिण भारत में लोगों में असंतोष फैल गया, और फिर जो है कांग्रेस की सरकारों ने, यानी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने जो है एक समिति गठित की जिसे जेवीपी समिति भी कहा जाता है। यानी जे के मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी और उन्होंने भी स्वीकार कर दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। यानी धर आयोग और जेवीपी समिति दोनों ने यह मना किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यानी मित्रों धर आयोग और जेवीपी समिति ने जब मना किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1953 में जो है भारत सरकार को भाषा के आधार पर एक राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट कह रहा है फजल अली आयोग, यानी अब तीसरा आयोग जो है गठन हो रहा है। तो कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्र भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगे। यानी जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया तो अन्य देश क्षेत्रों से भी लोग यह मांग उठाने लगे कि भाषा के आधार पर जो है राज्य का निर्माण हो। तो भारत सरकार ने 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया, और उसके 2 सदस्य थे, एक के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। यानी फिर भारत सरकार ने एक फजल अली आयोग गठित किया गया जिसमें के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी शामिल थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इसने जो है व्यापक रूप से यह स्वीकार किया कि राज्यों के गठन में भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य की भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। यानी मित्रों धर आयोग और जेवीपी समिति दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को जो है मना कर दिया, लेकिन जब फजल अली आयोग 1953 में गठित हुआ तो फजल अली आयोग ने यह कहा कि राज्यों का गठन होना चाहिए और वो भी भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक शर्त की कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा, लेकिन एक राज्य और एक भाषा, यानी एक ही राज्य और उसकी भाषा एक ही होगी, यह उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो कह रहा है कि समिति ने, यानी जेवीपी जो फजल अली आयोग जो है, उन्होंने कहा कि समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। यानी अगर किसी राज्य का हमें गठन करना है तो हमें 4 कारक ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? कि देश की एकता और सुरक्षा की अनुरक्षण और संरक्षण, यानी अगर हमें किसी राज्य का निर्माण करना है तो हमें देश की एकता और सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखना है। दूसरा कह रहा है कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, यानी राज्यों का गठन करने पर हमें जो है किसी भी राज्य की भाषाई और जो सांस्कृतिक वहाँ की विविधता है उसका भी हमें ध्यान रखना है, उसको जो है कोई हानि ना पहुँचे। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, यानी अगर हमें राज्य का निर्माण करना है तो वित्तीय और आर्थिक स्थिति की हमें ध्यान रखना अवश्य है, और प्रत्येक राज्य और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उसका संवर्धन, यानी एक लोक कल्याण के राज्य के निर्माण की भी हमें उस समय ये ध्यान में रखना है कि राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और ख के बीच की दूरी को समाप्त किया गया और भाग ग को खत्म किया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलाया गया और कुछ को केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र के तौर पर स्थापित किया, और फिर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि 1 नवंबर 1956 को जो है भारत ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। तो 1 नवंबर 1956 को जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो ये थे। तो मित्रों नेक्स्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि 1956 के बाद बनाए गए राज्य और संघ शासित प्रदेश, यानी 1956 में जब
राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो उसके बाद जो है कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो उसी संदर्भ में बात की जा रही है कि महाराष्ट्र और गुजरात की बात की जा रही है कि 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को दो भागों में बांटा गया और महाराष्ट्र यानी मराठी भाषी के लिए और गुजरात गुजराती भाषी के लिए, और गुजरात भारत का 15वां राज्य था। यानी मित्रों 1960 में बम्बई जो था उसको दो भागों में बांट करके दो राज्य बना दिए गए, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, जिसमें महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोग थे और गुजरात में गुजराती जो है बोलने वाले लोग थे। नेक्स्ट कह रहा है कि दादरा और नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पुर्तगाल लोग शासन करते थे और 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। यानी मित्रों जब दादरा और नागर हवेली भारत ने ली तो उससे पहले वहाँ जो है पुर्तगाली लोग शासन किया करते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे केंद्र शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। यानी मित्रों 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 भारत में लाया गया और फिर दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में जो है परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है गोवा दमन और दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। यानी मित्रों गोवा दमन और दीव को जो है 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत ने अधिकृत किया। नेक्स्ट कह रहा है कि सन 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यानी 1987 में फिर गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसमें भारत में पुडुचेरी कराईकल, माही और यनम के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द किया। यानी मित्रों पुडुचेरी जो था उस पर पहले फ्रांसीसी शासन किया करते थे और फिर 1954 में फ्रांस ने जो है भारत को इसको दे दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। यानी मित्रों जब फ्रांस ने भारत को जो है पुडुचेरी दे दिया 1954 में, तो उसके बाद भारत ने जो है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और 14वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके भारत सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। नेक्स्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि नागालैंड की बात की जा रही है कि 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर के पेंशान क्षेत्रों को मिला करके नागालैंड का निर्माण किया गया। नेक्स्ट कह रहा है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया और 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। यानी 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। यानी कि यह हिमाचल प्रदेश जो आज का राज्य है वो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। नेक्स्ट कह रहा है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन हुए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा व उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। तो नेक्स्ट की अपन बात करें तो सिक्किम की बात कर रहा है कि 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत के द्वारा रक्षित किया गया। यानी मित्रों 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ जब आज़ाद हुआ तो उस समय सिक्किम जो था वो एक भारत का शाही राज्य हुआ करता था जहाँ पे चोग्याल जो थे वो शासन किया करते थे। लेकिन फिर 1947 में भारत ने जो सिक्किम को अपने हाथों में ले लिया। यानी ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत ने अपने हाथों में ले लिया और भारत सरकार ने रक्षा, विदेशी मामले और संचार जो है वो सिक्किम के अपने उत्तरदायित्व में ले लिए और फिर 1974 में जाकर के सिक्किम ने जो है भारत में मिलने की इच्छा जताई और फिर संसद ने क्या किया कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लाया और उसके माध्यम से सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा भी दिया। और उसके बाद कह रहा है कि 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। यानी 1975 में जनमत संग्रह हुआ और लोगों ने जो है चोग्याल वंश के जो शासन चल रहा था उसको उन्होंने समाप्त करने के लिए मत दिया और फिर सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। यानी मित्रों फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद के द्वारा लाया गया और फिर सिक्किम को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और नेक्स्ट की बात की जा रही है कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा यानी 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए।
नेक्स्ट कह रहा है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यानी सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग करके नए राज्य के रूप में मान्यता दी। यानी मित्रों छत्तीसगढ़ जो आज का राज्य बना वो बना मध्य प्रदेश से, और नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तराखंड जो बना वो उत्तर प्रदेश से बना, और झारखंड जो बना वो बिहार से अलग करके बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि तेलंगाना, यानी वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काट करके भारत के 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में है। यानी तेलंगाना जो आज का राज्य है वो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया 2014 के अंदर, और वो 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट कह रहा है कि पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी 2014 में संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया और आंध्र प्रदेश को 2 भाग में बांटा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हैदराबाद दोनों की संयुक्त राजधानी बनाई गई और 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा। यानी मित्रों 10 साल तक तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की जो राजधानी होगी वो होगी हैदराबाद, और फिर 10 वर्षों के बाद जो है आंध्र प्रदेश अपनी अलग से राजधानी बनाएगा। और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदल करके हैदराबाद उच्च न्यायालय किया गया। उच्च न्यायालय तब तक दोनों राज्यों के लिए साझा रहेगा जब तक कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता। यानी मित्रों आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 जब लाया गया तो आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और दोनों जो राज्य थे उनकी राजधानी होगी हैदराबाद, और फिर 10 वर्षों तक तो राजधानी होगी हैदराबाद, लेकिन 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश जो है अपनी अलग राजधानी बनाएगा। और जो है उच्च न्यायालय भी 10 वर्षों तक रहेगा, और फिर उच्च न्यायालय जब तक रहेगा तब तक कि आंध्र प्रदेश अपने लिए अलग से उच्च न्यायालय नहीं बना लेगा। तो नेक्स्ट कह रहा है कि 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। यानी 1969 में मद्रास को जो है तमिलनाडु नाम दे दिया गया। 1973 में जो है मैसूर को कर्नाटक रखा गया, और 1992 और कह रहा है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीद्वीप का नया नाम लक्षद्वीप। यानी वर्तमान में जो लक्षद्वीप है उसका पहले नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीद्वीप। नेक्स्ट कह रहा है 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा। यानी 1992 में दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नया नाम दिया गया। यह नाम 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिया गया। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड रखा। यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में लाया गया, और उसके माध्यम से जो है दिल्ली को NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। और 2006 में उत्तरांचल को भी उत्तराखंड के रूप में नया नाम दिया गया, और पांडिचेरी को पुदुचेरी कहा, और 2011 में फिर उड़ीसा का नाम बदल करके जो है ओडिशा रखा गया। यानी मित्रों जो है विभिन्न स्टेट जो हैं उनके नाम बदल दिए गए। तो फ्रेंड्स ये था अपना संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हुआ, कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिला। तो उन सभी की हमने चर्चा की। संसद जो है किसी राज्य का नाम में कैसे परिवर्तन कर सकती है, या उनके क्षेत्र को कैसे घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उन सभी की हमने चर्चा की। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नागरिकता का। तो फ्रेंड्स आज आपने क्या क्या सीखा और आज आपको वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम।